हेलो, वेलकम टू गाइस माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछली 3 क्लासों में राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति एवं विस्तार से संबंधित कंप्लीट चर्चा कर ली है और कहीं से कोई पॉइंट छूटने की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान के उच्चावच के भौतिक विभाग। राज्य के उच्चावच की भौतिक विशेषताएं यदि देखें तो देखिए, पहले थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अरावली पर्वतमाला जो है वो प्राचीन गोंडवाना लैंड का तथा पश्चिमी थार मरुस्थल जो है तथा पूर्वी मैदान वो टेथिस सागर के अंग हैं। ओके, इसको हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से व्याख्या करेंगे कि ये कैसे निर्मित हुए थे, अरावली पर्वतमाला और पश्चिमी थार मरुस्थल तथा पूर्वी मैदान। ओके, उच्चावच की बात करें तो एक और तो हिमालय व विंध्यन पर्वत के बीच भारत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर। जबकि दूसरी ओर बात करें तो जालौर बाड़मेर का कुछ क्षेत्र समुद्र तल से भी 89 मीटर नीचे है। अब देखो कितना डिफरेंस है राजस्थान के उच्चावच में, कि राजस्थान के एक तरफ तो हिमालय व विंध्यन पर्वत के बीच भारत की सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर गुरु शिखर है, जबकि दूसरी ओर जालौर और बाड़मेर का कुछ क्षेत्र वो समुद्र तल से भी 89 मीटर नीचे है। देखो डिफरेंस कितना आ रहा है उच्चावच के अंदर। ओके, तो आइए हम विशेषताओं की बात कर रहे थे उच्चावच की। तो पहले विशेषता है आबू पर्वतीय खंड। इसके बारे में देखते हैं। सिरोही जिले में सर्वाधिक ऊंचा पठारी भाग है ये आबू पर्वतीय खंड। ओके, समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है 1225 मीटर। गुरु शिखर, शेर, अचलगढ़ और दिलवाड़ा ये इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियां हैं आबू पर्वतीय खंड की। ठीक है, दूसरी विशेषता है पर्वतीय क्षेत्र। इसकी इस क्षेत्र की औसत जो ऊंचाई है वो है 950 मीटर प्लस, मतलब 950 मीटर से अधिक इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई है। ठीक है, ढाल कोण की बात करें तो कितना है 15 डिग्री से 20 डिग्री के बीच। आई थिंक ढाल कोण वो मानना है कि शायद समुद्र तल से मेजरमेंट किया जाता है। ओके, पर्वत की बात करें इस क्षेत्र में कौन कौन से पर्वत हैं, कुंभलगढ़, घोनिया डूंगर ये कहाँ पर है राजसमंद में, जरगा, कमलनाथ ये कहाँ पर है उदयपुर में, तारागढ़, नाग पहाड़ ये कहाँ पर है अजमेर में, रघुनाथगढ़ ये कहाँ है सीकर में। ओके, अगली जो विशेषता है राजस्थान के उच्चावच की वो है पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र राज्य का 600 से 900 मीटर ऊंचाई वाला क्षेत्र है। मतलब वो क्षेत्र राजस्थान का जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 600 से 900 मीटर के बीच में है, उसको हम पहाड़ी क्षेत्र में काउंट करेंगे। ओके, दक्षिण पश्चिम से में चौड़ाई अधिक है। पहाड़ी जो क्षेत्र है उसकी राजस्थान में दक्षिण पश्चिम भाग में चौड़ाई ज़्यादा है। ओके, और इसका जो ढाल व ढाल कोण है वो 10 डिग्री से 15 डिग्री के बीच है, और ये बहुत ज़्यादा तीव्र ढाल होगी। आप सोचो, जैसे मान लीजिए ये समुद्र तल हो गया और 10 डिग्री की बात कर रहे हैं तो ढाल कोण सॉरी वो जो ढाल है वो तीव्र हो गई। देखो, ठीक है, मान लीजिए 10 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए कितनी स्पीड कितनी ज़्यादा ढाल बन जाएगी। ओके, तो ये बहुत तीव्र ढाल वाला क्षेत्र होता है पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, विस्तार की बात करें सिरोही, राजसमंद व उदयपुर में। ठीक है, राज्य के क्षेत्रफल का 1.7 गुना भूभाग जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है ना उसका 1.7% भूभाग पहाड़ी क्षेत्र में आता है। देखिए, अगली जो विशेषता है राजस्थान के उच्चावच की वो है उच्च भूमि क्षेत्र। उच्च भूमि क्षेत्र जो है वो समुद्र तल से 300 से 600 मीटर ऊंचा है और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 36% भूभाग पर इसका विस्तार है। ठीक है, राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 36% भूभाग पर उच्च भूमि क्षेत्र का विस्तार है। उत्तर उत्तर पूर्व के झुंझुनू, नीमका थाना, चूरू, नागौर, जयपुर, अलवर, कोटपूतली, बहरोड में औसत ऊंचाई कितनी है
400 मीटर, ठीक है। जबकि दक्षिण पूर्वी जिले कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में औसत ऊंचाई कितनी है? 460 मीटर। और देखते हैं दक्षिण पश्चिम जिले जो है उदयपुर, सेलुम्बर, सिरोही, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, इन जिलों में कितनी ऊंचाई है? औसत ऊंचाई 500 मीटर। अब देखो ये जितने भी जिले देखे हमने, उत्तर पूर्व के, दक्षिण पूर्व के और दक्षिण पश्चिम के, कहने का मतलब उच्च भूमि क्षेत्र है वो इन जिलों में विस्तार है इसका, ठीक है। कौन कौन से? झुंझुनू, नीम का थाना, चूरू, नागौर, जयपुर, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, सेलुम्बर, सिरोही, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, इन सभी जिलों में उच्च भूमि क्षेत्र का विस्तार है। ओके। ढाल कोण की बात करें तो वो है 3 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में। ओके। अगली विशेषता देखते हैं मैदानी क्षेत्र। समुद्र तल से 150 से 300 मीटर की औसत ऊंचाई है। ढाल की यदि बात करें तो चौरस यानी कि फ्लैट है। मैदान नाम से भी लग रहा है मैदान है, तो ये फ्लैट है। ओके। और मन, ठीक है, ढाल चौरस है, फ्लैट है मतलब, और मंद ढाल है, तथा ढाल कोण है वो है कितना? 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में। राज्य के सर्वाधिक भूभाग पर, देखो अभी तक हमने जितने भी तरीके उच्चावच देखे थे उनमें सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र है। कितना है? राज्य के भूभाग के 48.9% क्षेत्र पर। ओके। अब देखते हैं कि जो मैदानी क्षेत्र है उसकी स्थिति क्या है, राजस्थान में किधर कितना प्रतिशत है, ठीक है। देखो उत्तर व पश्चिमी राजस्थान का जो भूभाग है उसमें सर्वाधिक भूभाग तो देखो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर तथा जोधपुर में है। उत्तर व पश्चिमी भूभाग की बात कर रहे हैं, ठीक है, राजस्थान के। तो उसमें सर्वाधिक तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर तथा जोधपुर में है। क्योंकि आंशिक भाग जो है वो नागौर, जैसलमेर, जालोर, ब्यावर तथा पाली में भी है। क्योंकि इनमें तो फिर बाकी रेगिस्तानी एरिया भी चालू हो जाता है, ठीक है। तो आंशिक तो किन किन जिलों में हो गया? नागौर में, जैसलमेर में, जालोर में, ब्यावर में और पाली में, ठीक है। अब देखिए राजस्थान के पूर्वी व दक्षिण पूर्वी भागों में देखते हैं तो सर्वाधिक भाग तो भरतपुर, डीग और धौलपुर हो गया। पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भाग की बात करें राजस्थान की, ठीक है। तो इस क्षेत्र में सर्वाधिक भाग भरतपुर, डीग और धौलपुर में हो गया। जबकि आंशिक भाग जो है वो अलवर, कोटपुतली, जयपुर, दौसा, करौली, कोटा तथा सवाई माधोपुर में है, ठीक है। मैदानी क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। पूरी तरह जलोढ़ मिट्टी से निर्मित उपजाऊ क्षेत्र होता है। मैदानी जो क्षेत्र है वो जलोढ़ मिट्टियों से बना हुआ होता है। जलोढ़ का मतलब होता है जो जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। जो नदियां, बाढ़ ये सब लाती है ना, मतलब पानी द्वारा जो मिट्टी आती है बहकर, उसको हम जलोढ़ बोलते हैं। और वायु द्वारा जो मिट्टी आती है उसको हम वायुड़ बोलते हैं। जो रेगिस्तान वाली मिट्टी होती है ना उसको हम वायुड़ बोलते हैं। और जो मैदानी क्षेत्रों में जो होती है उसको हम जलोढ़ बोलते हैं, क्योंकि जल के द्वारा, नदियों के द्वारा, बाढ़ के द्वारा बहाकर लाई जाती है। छप्पन का मैदान राज्य के दक्षिणी भाग में उच्च मैदानी भाग का आंशिक विस्तार जिसमें प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा शामिल है। ओके। छप्पन का मैदान जो है वो कहाँ का विस्तार है? प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। स्थित कहाँ पर है? राज्य के दक्षिण भाग में उच्च मैदानी भाग का आंशिक विस्तार है ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगली विशेषता है राजस्थान के उच्चावच की, वो है निम्न भूमि। निम्न भूमि का मतलब है कि 150 मीटर से कम ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है, समुद्र तल से हम यदि 150 मीटर पहले मेजर करें, ठीक है, और उससे नीचे नीचे का जितना भी क्षेत्र है राजस्थान का उसको हम निम्न भूमि में काउंट करेंगे। तो ये देखो राजस्थान के जो कुल क्षेत्रफल है उसका 12.9% क्षेत्रफल जो है वो किसमें आता है? निम्न भूमि क्षेत्रफल में। ओके। विस्तार की यदि बात करें कि ये कहाँ कहाँ पर है, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर और बीकानेर में इसका विस्तार है।
कुछ निम्न भूमि देखते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा सीमा पर माही नदी बेसिन में, ठीक है। पश्चिमी भाग में यदि देखें तो खारे पानी की झीलों व रनों के रूप में निम्न भूमि विद्यमान है। देखो राजस्थान में निम्न जो भूमि है वो कहाँ कहाँ पर है। देखो एक तो डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, इनमें इनकी जो सीमा है डूंगरपुर और बांसवाड़ा की, वहाँ माही नदी जो बेसिन है ना, इन दोनों की सीमा पर माही नदी का जो बेसिन है वहां पर निम्न भूमि का विस्तार है। और राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो खारे पानी की झीलें हैं तथा रन के रूप में जो निम्न भूमि विद्यमान है। ओके, अब देखिए राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश, यहां से शुरू होता है हमारा आज का मेन टॉपिक। ओके, कि राजस्थान का जो है वो ज्योग्राफिकल रीजन कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। तो राजस्थान का जो भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण है वो सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल नामक अपनी एक पुस्तक में किया था, जिसका प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा 1968 में किया गया। ओके, उन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया जो कि निम्न तालिका में दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कि जो 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया था प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने, वो कौन कौन से हैं। ये देखिए, एक मिनट यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा भौतिक प्रदेश हम देख लेते हैं राजस्थान के। ये देखो, ये सारा जो एरिया है ये पूरी तरीके से रेगिस्तान हो गया, पश्चिमी वाला भाग हो गया। यहाँ की जो वर्षा है वो 0 से 20 सेंटीमीटर है वार्षिक वर्षा, ठीक है। और इधर की जो है वो शुष्क जलवायु होती है, जैसलमेर और बीकानेर। उसके बाद में सेकंड जोन जो है उसको देखो, ये है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, ठीक है, ये वाला। और यहाँ की जो वायु सॉरी वर्षा है वो है 20 से 40 सेंटीमीटर, इसमें जोधपुर हो गया, नागौर हो गया, और इस एरिया में देखो लूनी रिवर रन कर रही है। उसके बाद आ जाता है फिर अपनी अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। जोन नंबर 3 उपाद्र जलवायु होती है जयपुर और अजमेर की, ठीक है। उसके बाद सेकंड जोन ये हो ही गया था, हमने देखा था अर्ध शुष्क और स्टेपी जलवायु इस वाले एरिया की। जोन नंबर 4 ये आर्द्र जलवायु है, इसमें देखो 80 से 120 सेंटीमीटर जो कि सबसे ज़्यादा बारिश होती है इस एरिया में, झालावाड़ और बांसवाड़ा। और उसके बाद जोन नंबर 5 राजस्थान का वो है अति आर्द्र जलवायु में आ जाता है, यहाँ पर होती है 60 से 80 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें सवाई माधोपुर बूंदी आ जाता है। और इधर जोन नंबर 3 जो हमने देखा था इसमें 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसमें जयपुर अजमेर हो गया। तो देखो इधर जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पूरी तरीके से रेगिस्तान है, फिर धीरे धीरे रेगिस्तान कम हुआ जोधपुर नागौर तक। उसके बाद में फिर अरावली आ गई, तो अरावली ने देखो पूरी तरह बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोक दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो फिर वापस जैसे जैसे वर्षा बढ़ रही है, वर्षा की मात्रा बढ़ रही है, तो हरियाली भी बढ़ती जा रही है। ओके, तो देखा अरावली का कितना इंपॉर्टेंस है। और अभी गवर्नमेंट जो है वो अरावली को काटने का प्लान बना रही थी। तो सोचो अगर राजस्थान से अरावली यदि मिट जाएगी तो राजस्थान का क्या हाल होने वाला है। जैसा पश्चिम है ना, सेम टू सेम वैसा का वैसा पूरी भाग में दिख जाएगा आप लोगों को। तो एक एक बहुत बड़ी अप्रोच थी गवर्नमेंट की, बट पब्लिक ने उसको दबा दिया। तो देखते हैं हम जो 7 प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने जो 7 भागों में विभाजित किया उनको एक एक करके देखते हैं। पहला भौगोलिक प्रदेश है प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार पश्चिमी शुष्क प्रदेश, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या है, ये शुष्क रेगिस्तानी मैदान है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश वाला शुष्क रेगिस्तानी मैदान है। वार्षिक वर्षा कितनी होती है यहाँ, 15 से 25 सेमी, जो हमने अभी मैप पे देखा था, ठीक है। जिले कौन कौन से आएंगे इसके अंदर, जैसलमेर, बाड़मेर, दक्षिण पूर्वी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिण पश्चिम चूरू तथा पश्चिमी नागौर। सेकंड भौगोलिक प्रदेश है अर्ध शुष्क प्रदेश, इसकी विशेषता है अरावली के पश्चिम का शुष्क प्रदेश। वार्षिक वर्षा कितनी है यहाँ पर, 25 से 30 सेंटीमीटर। जिले कौन कौन से हैं, जालोर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, उत्तर पूर्वी चूरू तथा दक्षिण पूर्वी जोधपुर, ठीक है।
नेक्स्ट भौगोलिक प्रदेश देखते हैं नहरी क्षेत्र। मतलब राजस्थान का वो क्षेत्र जहाँ पर नहर द्वारा सिंचाई की जा रही है, उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो नहरी क्षेत्र की विशेषता देखते हैं। सिंचित रेगिस्तानी मैदान, मतलब मैंने बताया था राजस्थान का वो क्षेत्र, ठीक है, रेगिस्तान वाला जहाँ पर नहर द्वारा सिंचाई हो रही है। तो उस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा कितनी है? 15 से 25 सेंटीमीटर। कौन कौन से जिले हैं इसके अंदर? गंगानगर, पश्चिमी बीकानेर और उत्तरी जैसलमेर। ठीक है। अगला भौतिक प्रदेश देखते हैं अरावली प्रदेश। इसकी विशेषता क्या है? अरावली की पहाड़ियाँ, मतलब इस वाले प्रदेश में आपको कंप्लीट अरावली की पहाड़ियाँ दिखेंगी। ठीक है। वार्षिक वर्षा कितनी है इस क्षेत्र की? 30 से 60 सेंटीमीटर। कौन कौन से जिले आएंगे? उदयपुर, दक्षिण पूर्वी पाली, सिरोही तथा पश्चिमी डूंगरपुर। और सॉरी, दौसा नहीं है इसके अंदर ना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पांचवा जो प्रदेश था वो है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। मतलब हमने देखा कि राजस्थान के पूर्व में वर्षा ज़्यादा होती है, तो इधर ज़्यादातर जो औद्योगिक क्षेत्र है वो कृषि पर डिपेंडेंट है। तो पांचवा जो क्षेत्र है भौगोलिक प्रदेश प्रोफेसर वी सी मिश्रा के अनुसार वो है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। इसकी विशेषता क्या है? मैदानी व पठारी अर्ध शुष्क प्रदेश। वार्षिक वर्षा कितनी है इस क्षेत्र में? 50 सेंटीमीटर से अधिक, जो हमने मैप में देखा था अभी थोड़ी देर पहले। क्षेत्र कौन कौन से हैं? जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और कोटा। ठीक है, इसमें दौसा भी आप लिख लेना। छठे नंबर का जो भौतिक प्रदेश है वो है दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। इनकी विशेषता देखें तो वो है विंध्यन व लावा पठार। मतलब ये जो क्षेत्र है वो विंध्यन व लावा पठार से बना हुआ है। वार्षिक वर्षा कितनी है? 50 सेमी से अधिक है इसकी भी। ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र है? पूर्वी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़। ठीक है। सातवां जो क्षेत्र है प्रोफेसर वी सी मिश्रा के अनुसार वो है चंबल बीहड़ प्रदेश। विशेषताएं क्या है? इस क्षेत्र में चंबल के बीहड़ है। बीहड़ मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे टीले, उनके बीच में सकरे रास्ते, वहां पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है। तो वो है चंबल के बीहड़। और आगे हम इसको जब रेगिस्तान वाला पार्ट पढ़ेंगे थार मुश्तल, तो वहां पे और बेहतरीन तरीके से देखेंगे। तो वार्षिक वर्षा कितनी है यहाँ पर? 50 सेंटीमीटर से अधिक है यहाँ की भी। और कौन कौन से जिले हैं इसके अंदर? सवाई माधोपुर और धौलपुर। ओके। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रोफेसर वी सी मिश्रा ने जो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश को 7 विभागों में विभाजित किया था वो हमने बारी बारी से देख लिया है, उनके विशिष्टता देख लिए, और कौन सा भौतिक प्रदेश में कितने जिले हैं वो भी हमने देख लिया है। ठीक है। अब देखिए प्रोफेसर रामलोचन सिंह की जो पुस्तक है वॉल्यूम इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी, उसमें राजस्थान को 2 वृहद प्रदेशों में विभाजित किया है। किन्होंने? प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने। पहला है राजस्थान और दूसरा है राजस्थान का पठार। इन 2 भागों में विभाजित किया है प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने। ठीक है। और 12 लघु प्रदेशों में फिर इनको वापस से विभाजित कर दिया। पहले तो उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया राजस्थान को, उसके बाद इसको 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया। जबकि प्रोफेसर तिवारी व हरिमोहन सक्सेना के अनुसार राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल है नामक जो पुस्तक है उसमें राज्य के विद्यमान उच्चावच को 4 भागों में विभक्त किया है। तो 4 भाग को देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है पश्चिमी मरुस्थल या थार मरुस्थल प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश तथा चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग या जिसको हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। ओके। तो प्रोफेसर तिवारी और हरिमोहन सक्सेना जो है उन्होंने राजस्थान का जो उच्चावच है उसको 4 भागों में विभाजित किया। पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश तथा हाड़ौती का पठार। अब देखिए आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। कल हमारा पहला टॉपिक होगा पश्चिमी थार मरुस्थल प्रदेश। तो इसको बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम करने वाले हैं इस टॉपिक का। तो आज की क्लास में आपका धन्यवाद। ठीक है। और मिलते हैं कल एक बेहतरीन नई क्लास में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।